जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और बहुत जल्द होली का समय आने वाला है। 29 मार्च को होली है और आप लोग बहुत अच्छा से मनाइए। होली की ढेर सारी शुभकामना सभी भारतवासी को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है मेरे तरफ से। और इस होली में हमको लगता है कि 2021 का होली बहुत धाकर होने वाला है, क्योंकि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था और जितना भी लोग जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उन लोगों को सारा बदला इसी होली में चुकाएंगे। और खासकर जो भाभी लोग हैं उन लोग थोड़ा सा मतलब कि ठीक से रहे, क्या है कि जितना भी लॉकडाउन में लोग बचा हुआ था हमको लगता है कि इसी होली में उसका ये होगा। लेकिन बहुत ऐसा भी लोग है जिसका किसी किसी गर्लफ्रेंड है जो जिसका शादी लॉकडाउन में हो गया, तो उन लोगों को तो नहीं होगा। उन लोग तो बैठ के रो रहे होंगे, ससुरा रोता होगा बैठ के कि अब क्या करे, तो कोई है ये नहीं है। तो अब उसके लिए एक लाइन यही कहेंगे कि होली में तो एंजॉय नहीं कर सकेगा, लेकिन यही कहेगा कि के करा से खेलम होली रंगवा लगाई, के करा के मलब हम गुलाल हो, बिनय करीले आजा गोरी गुजरिया, मनमा में हो जाई मलाल हो, संगे हमरा के ठहराई जई तू राधा, जमुना के तीरे तनी आई जई तू राधा, जमुना के तीरे तनी। चलिए, तो हंसी मजाक तो बाद में होगा। और कल हम क्या पढ़े थे, कल हमने ख़त्म किया था सिख धर्म के बारे में, और जो 10 गुरु आए किस तरह से वो आए और किस तरह से उनका खात्मा हो जाता है मुगल वंश के द्वारा। और अब हम आएंगे रंजीत सिंह और आंगल और जो सिख युद्ध होता है उसके बारे में जानेंगे किस तरह से होता है। तो जब भारत में जब सिख धर्म का उद्भव हो रहा था उसी समय दिल्ली के केंद्र में मुगल वंश का सत्ता स्थापित था। और उसी बीच में 10 गुरु आते हैं। 10 गुरु आने के साथ साथ क्या होता है कि पांचवें गुरु है उनको फांसी दे दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। जब उनको फांसी दे दिया जाता है उसके बाद फिर 9वें गुरु जो आते हैं तेग बहादुर, उनका भी औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। और इसी क्रम में यही सब को देखते हुए फिर ये आते हैं गुरु गोविंद सिंह आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जब आते हैं तो फिर उनका क्या होता है कि वो भी अपना सिख धर्म के लिए बदला लेने के लिए बहुत सारा युद्ध करते हैं जिसमें उनको सफलता भी मिलता है। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर कैसे आया, कहाँ का शासक था, आखिर इसका अंगद सिख धर्म में क्या योगदान रहा। तो जब सिख धर्म का समाप्ति हो जाता है और जब दिल्ली का जो मुगल वंश था वो जब दबदबा बनाने लगता है, उस समय क्या होता है कि जो सिख धर्म था वो ख़त्म होने के कगार पर होता है। और जब ख़त्म होने के कगार पर होता है तो उसी समय एक शासक का उद्भव होता है, बंदा बहादुर, और वो आते हैं सिख धर्म में। उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बंदा बहादुर जो थे वो सिख का सेनापति थे। सबसे पहला बात समझ गए बंदा बहादुर कौन थे, कैसे आए, जो हमने बताया सिख सेनापति थे। उनका बचपन का क्या नाम था, लक्ष्मण देव। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह उनको गुरु बख्श कह के पुकारते थे। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते थे, गुरु बख्श कह के पुकारते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदा बहादुर को गुरु बख्श कह के कौन पुकारा, तो यही है गुरु गोविंद सिंह जी है, वही गुरु बख्श कह के पुकारते हैं। उसका फर्रुख सियर जब आते हैं तो उसी के समय बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाता है 1716 ईस्वी में। ठीक है, तो फर्रुख सियर के समय बंदा बहादुर को 1716 में फांसी दे दिया जाता है। अब आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध आता है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध, अब आप कहिए कि इसमें सिख धर्म का चर्चा कर रहे हैं या पानीपत का नाम ले रहे हैं। पानीपत का क्या संबंध है सिख धर्म से, इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो हम वही बता रहे हैं। वह दौर चल रहा होता है जब मराठा उस समय आगे बढ़ रहा होता है, मराठा भी उस समय आगे बढ़ता है और ईरान क्षेत्र से अहमद शाह अब्दाली आते हैं।
अहमद शाह अब्दाली ईरान क्षेत्र से आता है। अब मराठा तो यहाँ से थे ही, मराठी लोग मराठा यहाँ महाराष्ट्र से थे। तो उन लोगों जब ये मराठा आगे बढ़ रहा होता है उस समय क्या होता है, 1761 में जब आगे बढ़ रहा होता है उस समय दोनों के बीच, उस समय दिल्ली जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था। जो अहमद शाह अब्दाली था वो दिल्ली में राज करता था उस समय। तो उस जब देखा कि मराठा सब आगे बढ़ रहा है, उसी समय उसको रोकने के लिए जो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है और पूरा तरह उसका शासन समाप्त हो जाता है। उसके साथ ही क्या होता है कि और ये जो है वापस यहाँ ईरान चला जाता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली ईरान चले जाते हैं। तो वही वह दौर होता है जब सिख धर्म को आगे बढ़ने का जो है मौका मिलता है, सिख धर्म को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो उस समय तो उसके बाद शासक उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, उतना प्रभावी नेता लोग नहीं थे उसका शासक। तो उस समय होता क्या है कि पूरा सिख धर्म 12 मिसल में विभक्त हो जाता है। जब वो 12 मिसल में विभक्त हो जाता है और उस 12 मिसल में से 2 मिसल जो था, एक सुकेर चकिया मिसल और एक और था, एक सुकेर चकिया था और तो एक थे सुकेर चकिया मिसल हो गया और दूसरा भंगी मिसल हो गया। तो भंगी मिसल बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसका जो विस्तार था वो हमको लगता वो आपको बता दें कि पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था वो भंगी मिसल का क्षेत्र था। और ये जो था सुकेर चकिया, वहाँ के राजा जो थे वो इनके पिताजी थे, क्या बोलते हैं, रणजीत सिंह के पिताजी आते हैं उसके बाद। तो यही हम बताएं कि प्रमुख मिसल जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें किसके किसके बीच हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है। मराठा हार जाता है और सिख धर्म को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पंजाब 12 मिसल में विभक्त हो गया, हमने बताया। भंगी मिसल तथा सुकेर चकिया मिसल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट था। और इसका क्षेत्र भी हमने आपको बताया कि भंगी मिसल का क्षेत्र जो था वो पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक था। अब आते हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वह शासक होते हैं जो सिख धर्म के सबसे प्रभावी शासक माने जाते हैं और उन्होंने सबसे इसका सिख धर्म को आगे बढ़ाने में उनका योगदान बहुत ही अहम है। उनके बारे में जानते हैं कि क्या थे। अब रंजीत सिंह जो थे सुकेर चकिया के शासक थे। अब वो डायरेक्टली तो सुकेर चकिया का शासक नहीं बन गए होंगे। उनके पिताजी थे महासिंह, तो ये पहले से सुकेर चकिया का राजा थे। ये जब गुजरते हैं उसके बाद रंजीत सिंह आते हैं, ठीक है, रंजीत सिंह आते हैं और वो सुकेर चकिया का शासक बनते हैं। लेकिन जन्म की बात करें रंजीत सिंह का तो 1780 में रंजीत सिंह का जन्म होता है। एकदम याद करते चलेंगे। 12 मिसल पर राज करने वाले ये प्रथम शासक थे जो पूरा 12 मिसल मतलब क्या, पूरा सिख क्षेत्र 12 मिसल में बट गया था, यानी तो इसका मतलब पूरा सिख क्षेत्र में शासन किए। 12 मिसल पे राज करने वाले ये नेता थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर बनाया और अमृतसर धार्मिक राजधानी को बनाया, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी को 2 राजधानी था इनका, लाहौर और अमृतसर। तो लाहौर जो था वो राजनीतिक था और अमृतसर जो था वो धार्मिक था, ठीक है। तब क्या हुआ उसके बाद, अगर अब हम यह देखते हैं कि भाई अमृतसर तो मान लिए कि उस समय पंजाब में था, लेकिन आखिर लाहौर तो उस समय लाहौर तो अफगानिस्तान क्षेत्र में था, वो कैसे राजधानी बन गया। तो इसको सोचना कि भाई कुछ ना कुछ तो जरूर घटना हुआ होगा। तो इसी बीच इस दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटती है रंजीत सिंह के साथ। यह होता है कि एक अफगानी शासक था जन्म शाह जब आता है तो वह रंजीत सिंह पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि जब आक्रमण करता है तो रंजीत सिंह उस समय बहुत ही ताकतवर शासक माने जाते थे, बहुत उनका वर्चस्व भी रहता था। तो जब रंजीत सिंह जब खहेटा ना इसको, जन्म खां को जब खहेट दिया, भाग आई नदी उदी तरपाई, तो 12 गो इसका जो नाव था चिनाब नदी में गिर गया। 12 नाव जो इसका था जन्म शाह का जो था वो 12 नाव और चिनाब नदी में गिर गया। लेकिन रंजीत सिंह इतने अच्छे नेता थे, इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने 12 नाव को निकलवा कर, नाव नहीं तोप था उनका, तोप था, 12 तोप गिर गया था।
चिनाब नदी में। तो रणजीत सिंह ने 12 तोप को निकलवा कर और एकदम इज्जत से जन्म शाह के यहाँ पहुँचवा दिए। तो इस चीज़ को सोचकर जन्म शाह कहा कि भाई तो बड़ा अच्छा लोग है, रंजीत सिंह तो बहुत अच्छा आदमी है। तो उसको खुश होकर, प्रभावित होकर कहा कि भाई रंजीत सिंह अब तुम आओ और पूरा अफगानिस्तान तक अपना शासक को फैलाओ, अपना जो शासन है वो फैला सकते हो, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है। तो उसी समय उन्होंने अपनी राजधानी को, लाहौर वाला जो राजधानी है वो राजनीतिक राजधानी बनाया था। तो हमने ये देखा, कितना अच्छा से समझा कि किस तरह से रंजीत सिंह के साथ घटना घटा। अब कहता है कि गोल्डन टेम्पल, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया है आपको कि गोल्डन टेम्पल है क्या। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है और सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, बहुत VVI है। गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में है और सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल भी आपका अमृतसर ही है, गोल्डन टेम्पल है। अब होता क्या है कि अमृतसर की संधि की बात आती है, ठीक है, अमृतसर की संधि की बात आती है। तो संधि देखने को मिलता है हमको, किस तरह संधि होता है। तो यह संधि आखिर क्यों होता है, कौन कौन इस संधि में शामिल थे, वो देखा जाता है। तो देखिए, इस संधि ये इसलिए होता है कि अब जो है सिखों का जो शक्ति था चरम सीमा पर था, बहुत आगे निकल रहा था, सिख धर्म बहुत आगे निकल रहा था। और इसी बीच क्या होता है कि अब अफगानिस्तान से लेकर पूरा पंजाब क्षेत्र, मराठा क्षेत्र, सभी जगह, बंगाल क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र और साउथ जो साउथ के एरिया है, सभी जगह में इन्होंने जो है अपना शक्ति को ये करना शुरू किया, शक्ति को पूरा इन्होंने दबदबा बनाना शुरू किया। तब क्या होता है कि अब अंग्रेजवा का नज़र पड़ता है रंजीत सिंह पर। अंग्रेजवा सोचता है कि भाई अगर यह इतना आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि हमको आगे चल के दिक्कत करेगा। तब उसका डैमेज करने के लिए, उसका शक्ति को कम करने के लिए क्या करता है कि अमृतसर की संधि होती है, ठीक है, अंग्रेजों के बीच, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ 1809 में। तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में होता है कि जो सतलज नदी के उस पार का क्षेत्र है वो रंजीत सिंह का होगा और इधर का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों का होगा। तो हमने क्या बताया कि सतलज नदी भी पूछता है कि अमृतसर की संधि में किस नदी का संधि हुआ था, तो किस नदी पे संधि हुआ था, तो सतलज नदी पे, हमेशा याद रखेंगे, नदी भी पूछता है। तो हमने बताया कि उस पार का क्षेत्र हो गया रंजीत सिंह का, इधर वाला हो गया अंग्रेजों का। अब क्या होता है कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1839 में रंजीत सिंह जब मर जाते हैं, उसके बाद सिख धर्म चरमराने लगता है। इस तरह से हो जाता है कि मतलब कोई अच्छा नेता उसमें या फिर शासक नहीं आते हैं उस रूप से। उसके बाद थोड़ा कुछ दिनों के लिए खड़क सिंह आते हैं, जो रंजीत सिंह के बेटा होते हैं, पुत्र थे। खड़क सिंह आते हैं, खड़क सिंह का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, वो भी अब शासन को नहीं चला पाते हैं। उसके बाद दिलीप सिंह आते हैं, राजा दिलीप सिंह नाबालिग थे, उन्होंने उनके देख रेख के लिए जो है, देख लीजिए, पहले आते हैं कौन, हम बता दें कि खड़क सिंह आते हैं जो रंजीत सिंह के पुत्र थे, हमने ये बताया। उसके बाद उनसे जब शासक नहीं संभलता है शासन, उसके बाद आते हैं दिलीप सिंह, ये नाबालिग थे, इनकी देख रेख के लिए महारानी जिंदल को जो है आते हैं, इनकी देख रेख के लिए महारानी जिंदल आती है। अब इसी बीच जो है नाबालिग थे, कोई उतना शासक था नहीं, अंग्रेज समझ गया कि सारा सत्ता अब हमारे हाथों में है। इसी बीच आंगल और सिख युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें पहला आंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चलता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इसमें 2 संधि होती है, लाहौर की संधि और भौरोवाल की संधि। इसमें 2 संधि हुआ, लाहौर की संधि और भौरोवाल की संधि। बस इसके बीच प्रथम आंगल, मतलब कि लाहौर वाला संधि मतलब कि हमारा क्षेत्र हो गया, कोई शासक था नहीं, दिलीप राजा थे, उनको क्या किया कि चलिए आपको देख रेख तो हम ही कर रहे हैं, उसके बदला में संधि हुआ। अंग्रेज बहुत दिमाग से काम करता था, दिमाग चलाता था कि कोई भी काम लिखित तौर पे लेता था। क्या है कि उस समय तक तो यह भी हो गया था कि वर्ल्ड का जो शक्ति है, जो विश्व की शक्ति है, वो भी देख रही थी
1945 तक, शायद 45 नहीं 1845 तक जो है शायद इसका स्थापना भी हो गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, तो उस समय जो है इनका ये किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वैसे 1845 में नहीं हुआ था, 1945 में हुआ था। और तो क्या होता है कि लाहौर की संधि हो गया, भौरोवाल की संधि हो गया कि अभी क्षेत्र हमारा है, क्योंकि राजा दिलीप का देखरेख तो यही लोग कर रहे थे। उसके बाद शुरू होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। यह सिख युद्ध नाम मात्र का होता था, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं था। तो दूसरा होता है 48 से 49। पहला हुआ 1845 से 1846 और दूसरा जो संधि हुआ वो 1848 से 1849 में। इसमें क्या होता है कि सिखों का जो इतिहास था पूरा तरह समाप्त हो जाता है और अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो पूरे भारतीय क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेते हैं और उन्होंने सिख धर्म का पूरा इतिहास को समाप्त हो जाता है। अब राजा दिलीप क्या करे भाई? राजा दिलीप को किया जाता है कि उनको 50,000 रुपया का महीना देकर अब ब्रिटेन भेज दिया जाता है पढ़ाई के लिए। राजा दिलीप क्या करते हैं, उनको 50,000 रुपया देकर पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेज देते हैं। ठीक है, ब्रिटेन भेज देते हैं और ब्रिटेन भेजने के साथ वो अपना जाकर वहाँ पर पढ़ाई करने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कोहिनूर हीरा ब्रिटेन कैसे गया? तब ब्रिटेन गया, लेकिन भारत में आया कहाँ से? पहले ये तो जान ले कि कोहिनूर हीरा इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ब्रिटेन चला जाता है। तो कैसे गया? तो ईरान क्षेत्र का एक अमीर था शाहशुजा। ईरान क्षेत्र का एक अमीर था शाहशुजा। वह उसको कुछ उपद्रव के कारण वो भागकर रंजीत सिंह की शरण में आया था। तो वह जो आया था, इन्होंने अपना शरण दिया, उसको रहने के लिए कहा कि ठीक है आप रहो। तो इससे प्रभावित होकर वह शाहशुजा जो था वह किया कि कोहिनूर हीरा उसको दे दिया। इनको जो है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया और यही कोहिनूर हीरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों के हाथ लग जाता है। और वह कोहिनूर हीरा कहाँ चला जाता है? वो भेज देता है अंग्रेज सब महारानी के पास, ब्रिटेन भेज देता है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा भी जो है इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में मतलब यहाँ से चला जाता है। उसके बाद आता है कि अगर बात करें कि कोहिनूर हीरा निकला कहाँ से था, तो कोहिनूर हीरा जो था गोलकुंडा के खान से निकला था। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? गोलकुंडा के खान से। अब जब यह सब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, देखिए यहाँ पे हड़प नीति, उसी को व्यापक नीति कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसी को कहा जाता है। तो हमने क्या देखा? डलहौजी के द्वारा हड़प नीति करके, व्यापक नीति करके, या उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसका प्रयोग करके सारा सिख क्षेत्र को अपने अंदर समाहित मतलब कि हपिया लेता है, पूरा सब कुछ अपना क्षेत्र में मिला लेता है और वहीं सिख धर्म का अंत हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि किस तरह बंदा बहादुर आते हैं, हमने इसको देखा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। एक कहानी की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक बात और सरसरी निगाहों में हम इसका रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बंदा बहादुर कैसे आते हैं वो हमने बताया। जब सिख धर्म खत्म होने के कगार पर होता है, उसी समय एक शासक बंदा बहादुर का उद्भव होता है। वो आते हैं, सिख का सेनापति थे, बचपन का नाम मैंने बताया लक्ष्मण देव। गोविंद सिंह उनको गुरु बख्श कहते थे। फर्रुख शेर के समय उनको फांसी दिया गया था 1716 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों होता है वो भी हमने बताया कि क्यों हुआ। उसका अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच होता है, मराठा की हार होती है, पंजाब 12 मिसल में उसके बाद टूट जाता है। ठीक है, 12 मिसल में टूटने के बाद 2 भंगी मिसल और सुकेर चकिया मिसल जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो भंगी मिसल पंजाब से अफगानिस्तान तक का क्षेत्र होता है। सुकेर चकिया के राजा उनके पिताजी जो महासिंह थे, जब वो मर जाते हैं उनके बाद उनका पुत्र रंजीत सिंह आते हैं जो सुकेर चकिया के राजा थे। उन्होंने राजधानी को लाहौर से राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाते हैं और धार्मिक राजधानी अमृतसर बनाते हैं। अब हमने यह भी बताया कि लाहौर वाला क्षेत्र इनको कैसे मिला, राजनीतिक जो राजधानी था वो कैसे बना, मैंने वो भी बताया कि किस तरह जो अफगानिस्तान का एक शासक था, अफगानिस्तान का एक शासक था जिसके बारे में हमने बताया कि किस तरह से आता है युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए, और उसका तोप जो है चिनाब नदी में गिरता है। ठीक है, गिरने के बाद क्या होता है कि वो तोप को रंजीत सिंह उसको वापस करवा देते हैं। वापस करवाने के बाद क्या होता है कि प्रभावित होकर कहता है कि आप हमारे क्षेत्र में पूरा
अपना साम्राज्य को फैलाइए। ठीक है, हमने यह भी बताया कि गोल्डन टेम्पल जो है सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। हमने बताया कि अमृतसर की संधि होता है रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच, इसलिए होता है क्योंकि देखता है कि भाई सिख धर्म काफ़ी आगे निकल रहा है, तो उसके लिए कुछ वाद विवाद बैठकर आपस में बात करता है लोग, लेकिन वो होता है उसमें 1809 में हुआ, वो भी सक्सेसफुल रहा संधि। उसके बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि संधि में क्या क्या हुआ। सतलज नदी के उसमें चर्चा है, उस पार का क्षेत्र रणजीत सिंह का और इस पार का क्षेत्र अंग्रेजों का। 39 में जब मरते हैं उनका पुत्र फिर खड़क सिंह आता है, राजा दिलीप आते हैं, नाबालिग थे, किस तरह उन्होंने उनका देख रेख महारानी जिंदल के द्वारा होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज की जीत होता है। 2 संधि होती है, लाहौर की संधि और भौरोवाल की संधि। ठीक उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें सिखों का इतिहास खत्म हो जाता है। राजा दिलीप को 50,000 रुपया देकर पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया जाता है और कोहिनूर हीरा भारत से ले जाता है अंग्रेजवा सब यहाँ से उठा के। हमने ये भी बताया कि कोहिनूर हीरा आया कैसे, तो ईरान क्षेत्र का एक शाहसुजा अमीर आदमी था, वो आया था भागकर शरण के लिए। आने के बाद क्या होता है कि इन्होंने रणजीत सिंह उसको शरण देते हैं। शरण देने के बाद क्या होता है कि वो प्रभावित होकर वो जो हीरा था वो इनको दे देते हैं। वही हीरा ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज के हाथ लग जाता है, वो लेके चला जाता है, वहाँ महारानी को दे देता है। तो इसी तरह से फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके द्वारा ही पूरा सिख क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पूरा मज़ा भी आया होगा पढ़ने में और आपको याद भी हो गया होगा। वीडियो के 1 से 2 बार और देखिए, आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा और सिख धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों को साथ। आप होता कभी क्या है कि आप वीडियो देखने के चक्कर में लाइकें करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद।